हाँ जी, अब हम लाइव हैं। तो मैं आप सबका दोबारा स्वागत करता हूँ डे 2 में। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो पिछला कोर्स भी हमने ओपन इसीलिए किया था ताकि जो लोग नए हैं वो पुराना भी अटेंड कर सकें और नए इसमें भी आ सकें। तो आज वो हमने पिछला भी क्लोज कर दिया है। जैसे कमिटेड किया था कि कल वाला कोर्स आज तक ओपन था, वो भी हमने अब क्लोज कर दिया। अब ये प्राइवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ आज वाला ओपन रहेगा कल तक। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक ई बुक का भी आपका आया था, हम उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे जो ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं आज का और कल का। उनको मैं सेपरेटली उसका लिंक शेयर कर दूंगा उनकी ईमेल आईडी पे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना आज लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कार्तिक जी को कि काइंडली आज जो हमारे रिमेनिंग इंडियंस हैं उनको कंप्लीट करें। सर थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सर सबसे पहले स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो पा रही है, तो आप उसको ऑन कर दीजिए और चैट बॉक्स भी आप एक बार ऑन कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। Thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity. I like to thank Team C Association and all the respected members out there for आपने टाइम निकाला। एंड सो हाय मेंबर्स, अ वेरी वार्म वेलकम आपका। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी आदत है कि एक बार चैट बॉक्स में आप आ जाइए, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको लगे वो टाइप कर दीजिए एक बारी। आज का डे 1 है। ओके है जी सर, अब आप कर ओके, सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा है डे 2, कल था डे 1। सो हाय विनीत सर, हमारे सामने अभी आ चुके हैं हमारे सहानी सर। हाय सहानी सर। और अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे योगेश भैया भी आ चुके हैं। सो हाय योगेश भैया, आपको अगर आप मुझे सुन है पा रहे तो ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जो कल का हमारा था डे 1, उसमें हमने क्या पढ़ा था कल अपन ने? कल हमने डे 1 के अंदर एक तो हमने पढ़ी थी एनएफआरए की रिपोर्ट। हाय रमन सर, हाय शेखर सर। एक तो सर हमने डे 1 के अंदर पढ़ी थी कल एनएफआरए की अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू रिपोर्ट। उसमें हमने क्या चीज ऑब्जर्व की? उसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि कंपनीज मिस्टेक कहां कर रही हैं, जो ऑडिटर्स हैं वो मिस्टेक कहां कर रहे हैं? वो मिस्टेक कर रहे हैं सर डिस्क्लोजर पार्ट के अंदर ज्यादा। सही बोल रहा हूं भैया मैं, योगेश भैया? कि वेलकम जी योगेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम अच्छा ऑल लगा ऑफ भैया यू। आपको देख के आज। सो सीए राकेश सर बोल रहे हैं हमने कल इंडियास 102 पढ़ा। ठीक है सर, सारे इंडियास पढ़ लिए, बट मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज शेड्यूल 3 पे ध्यान देना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना, क्योंकि एनएफआरए, इवन आईसीएआई, इवन एमसीए किस पे फोकस कर रहा है? डिस्क्लोजर पे कर रहा है। आपको ये लगता होगा ना कि ठीक है कि यार ये छोटा सा पॉइंट है, वो क्या चेक करेंगे, वो क्या देखेंगे? वो उसी को देख लेते हैं। आज हम जो इंडिया रीड करने जा रहे हैं, मैं समझाने जा रहा हूं, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियस 33 अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ये जो ईपीएस का आपका स्टैंडर्ड है ना, आपको लगता है सर बड़ा आसानी तो है सर, क्या ही करना है इसमें? हमारे पास प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, हम बनाते हैं पी&एल बनाते हैं। हमको क्या करना होता है सर? ईपीएस की क्या बड़ी बात है? कंपनी के जितने भी कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किए हुए हैं, ठीक है, और जो कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, ईपीएस निकल गई। मेंबर सही बोल रहा हूं या नहीं सही बोल रहा सर? यही तो है ईपीएस, कि जितना कंपनी का प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कंपनी के पास है, वो बन जाती है हमारी अर्निंग पर शेयर। अब एक बात आपको यह पता है कि ईपीएस 2 टाइप की होती है, वन इज बेसिक अर्निंग पर शेयर, सेकंड इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। लेकिन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल नहीं है ये, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सर योगेश भैया? मैं बताता हूं। काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे पूछते हैं ईपीएस प्रॉफिट एंड लॉस पे ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? मैंने कहा अच्छा, वो कैसे होनी चाहिए? कहते ईपीएस के अंदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई। अगर मैं आपको चीज दिखाता हूं, ये देखिए मेरे पास पूरा मटेरियल है, ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है सर, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। ये सारे देखना बड़ी काम की चीज है आपके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको बैलेंस शीट देखनी आनी चाहिए, आनी चाहिए, चाहे किसी फील्ड से हो आप। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है सर, ध्यान रखना, ये डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 है।
शेड्यूल 3 के अंदर ही फॉर्मेट लिखे हुए हैं। डिवीजन वन ऑफ शेड्यूल 3 हमें बताता है एएस वाला फॉर्मेट, जो हम नहीं पढ़ते, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये फॉर्मेट कहां लिखा हुआ है? ये किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, ये आपका डिवीजन वन ऑफ शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। अगर कोई इंडियस वाली कंपनी है, इंडियस वाली नॉर्मल कंपनीज है, उसके लिए लिखा हुआ है डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 के अंदर। और अगर कोई एनबीएफसी कंपनी है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी पे तो सर इंडियस लगा दिया, जादकी कर दी, मैं सच बता रहा हूं। एनबीएफसी के लिए इंडियस की एप्लीकेबिलिटी होनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये एनबीएफसी को भी इंडियस में ले आए। उसका फॉर्मेट है डिवीजन 3 ऑफ द शेड्यूल 3। ध्यान रखना, कभी किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 लगाना है। ये हमारे पास फॉर्मेट है सर, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। अब ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें देखना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है, अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया, ये बन गई टोटल इनकम। फिर सर एक्सपेंसेस आ गए, फिर होगा क्या, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। अब मेरा एक सवाल है, सर क्या यहां पर आपने एक चीज बड़ी ऑब्जर्व की होगी, ये बार बार लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लिखता है नहीं लिखता मेंबर्स? मुझे एक बात बताओ, यहां क्यों नहीं लिखा हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहां गायब हो गया? मेंबर जी किसी को बात पता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गायब कहां हो गया? बिकॉज एज पर इंडियस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है, आप दिखा भी नहीं सकते। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर आपकी हैबिट है ना सर, आपको लगता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, आप एक काम करना, आज एक काम बताता हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी, इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, ठीक है ना, इनको लगवा लो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं आपको न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगे, इतने नॉन कंप्लायंस होते हैं उनके, वहां पे देख लेना। वहां पे कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां फाड़ फाड़ के लिखती हैं प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अरे भैया क्या कर रहे हैं वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? पता ही नहीं है कुछ, ये छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, ये टैक्स एक्सपेंसेस आ गए, और ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। यहां तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। अब जो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करिए, ये एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, ये ओरिजिनली पार्ट नहीं है। अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस में ओसीआई नाम की कोई चीज नहीं होती। अब काफी सारे मेंबर कंफ्यूज होते हैं, सर ये ओसीआई क्या चीज है, उनको ओसीआई समझ नहीं आता। सर आपकी भी गलती नहीं है, OCI इज अ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब OCI क्या चीज है सर, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगा के समझा देता हूं, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सर OCI में दो ही आइटम्स आएंगी एज पर इंडियस, OCI में सिर्फ दो ही आइटम्स आएंगी। पहली क्या, पहली आइटम तो सर वो आएगी जो स्पेसिफिकली इंडियस ने बोल दिया, पहली आइटम तो वो आएगी जो स्पेसिफिकली इंडियस ने बोल दिया कि आपको ये OCI में लेके जानी पड़ेगी। एक सेकेंड सर, कुछ सर, एक सेकंड में आया हूं बस। I'm back.
ये देखिए, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ओसीआई। ओसीआई में सर सिर्फ दो ही आइटम जाती हैं। पहली क्या, या तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स ने बोल दी कि आपको ओसीआई के अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। दूसरी आइटम वो इसमें आएंगी जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जा नहीं सकती, बस। ये होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओसीआई में सिर्फ दो ही आइटम आएंगी जो किसी स्पेसिफिकली इंडियस ने बोल दिया कि ये वाली ट्रांजेक्शन अगर हो गई, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जानी है आपको, ठीक है। सर सेकंड कौन सी, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ना तो इनकम में जाए ना एक्सपेंसिव में जाए, वो जाएगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। और ध्यान रखना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अगर इंडियस में यूज किया वर्ड कहीं भी, ये यहां तक ही है, सिर्फ पार्ट ए तक, ये अलग पार्ट है, इसको इंक्लूड मत कर लेना। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जोड़ दिया, तब वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाएगी। जब तक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम ना लिया जाए, तब तक ओसीआई इंक्लूड नहीं हो सकता उसके अंदर। ये चीज आप ध्यान रखना। अब ओसीआई क्या है, ओसीआई इज अ टर्म, इज लाइक अ नोशनल इनकम या नोशनल एक्सपेंसिव। जो भी आइटम्स हैं ये ओसीआई में आपकी जाएंगी। फॉर एग्जांपल नॉन कैश आइटम, अगर कंपनी का आपका रिवैल्यूएशन हो गया, अगर कि आपकी कंपनी ने, सर आप इंडियस 16 यूज कर रहे हो पीपीई, आपके पास पड़ी है लैंड, लैंड की वैल्यू है 1 लाख रुपए। अब आपने उसको अब आपने क्या किया, उसको कर दिया रिवैल्यूएशन, उसकी वैल्यू बढ़ गई 20 लाख रुपए, तो 19 लाख रुपए कहां जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाएंगे। सर क्यों जाएंगे, सर इंडिया ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, इंडिया 16 ने, कि आपको गेन या लॉस, अगर गेन हुआ रिवैल्यूएशन पे, इट विल गो इनटू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर एक सवाल और, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, वो अदर इक्विटी में जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जब आप एएस फॉलो करते थे, एएस 10, नाम क्या है सर एएस 10 का, मेंबर्स प्लीज नाम बताना। एएस 10, मैं इंडियस की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। एएस 10 का नाम क्या है, अनीस साहब बोल रहे हैं, रोमी जी बोल रहे हैं, विनीत जी बोल रहे हैं पीपीई। कुछ मेंबर्स अभी भी सोच रहे होंगे, सर ये तो फिक्स असेट नहीं था क्या, अब यार ये कब चेंज हो गया, क्या बात कर रहे हो। सर ये 2016 में चेंज हो चुका है, अब फिक्स असेट नहीं है, अब आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, आप एएस की बना रहे हो बैलेंस शीट, इंडिया छोड़ो, उसमें रिवैल्यूएशन कर दिया और 10 लाख का रिवैल्यूएशन हो गया, वो 10 लाख रुपए कहां जाएगा मुझे बताओ। एएस की बात कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन कर दिया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, 10 लाख रुपीस कहां जाएगा, क्या वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नहीं सर, वो रिजर्व एंड सरप्लस में डायरेक्ट रूट होगा एज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ओसीआई भी इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व, ओसीआई भी इज लाइक अ पार्ट ऑफ रिजर्व, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम दे दिया अदर इक्विटी। एक फैंसी आइटम बना दी, बस ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, एक फैंसी आइटम है, घबराना नहीं है। अब बात आते हैं ईपीएस की, बड़ी खतरनाक चीज है सर। मैं कुछ एक आपको ऐसे पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि सारा स्टैंडर्ड तो हम नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है, लेकिन कुछ एक आपको बताता हूं बातें, इसकी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल बातें। ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा, कभी भी ओसीआई इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इस बात को आप रख लो। अगर आप बोल रहे कि सर मुझे तो करना है जी, मुझे तो करना है, मेरी कंपनी पे इंपैक्ट आता है, नहीं कर सकते, वर्ड लिखा हुआ है शेल, शेल का मतलब है मैंडेटरी। अब एडजस्टमेंट क्या क्या होंगी, इस बात को ध्यान रखना सर। अब एडजस्टमेंट क्या होंगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने कंप्यूट कर लिया सर, इस इंडियस में फोकस किस पे किया हुआ है सर। अब मुझे एक बात बताओ, आप ईपीएस कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ सर, हम लोग कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ईपीएस, ईपीएस कैसे कैलकुलेट होएगी सर, पहले मैं बेसिक ईपीएस पे आ रहा हूं सर। बेसिक ईपीएस पे ये कैलकुलेट होएगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स that is attributable to the ordinary equity holder। ये एक बात और बोलता है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से, इक्विटी शेयर।
ये क्या बोलता? ये मैं बेसिक ईपीएस की बात कर रहा हूं सर। क्या बोलता? प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स विच इज एट्रिब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी होल्डर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स ऑफ द एंटिटी डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ये है मेरा डिनोमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। सर इस इंडीएस ने फोकस किस चीज पे किया हुआ है? इस इंडीएस ने फोकस इस चीज पे किया है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इसको निकालना ही सबसे बड़ी महाभारत है। बेसिक छोटी मोटी कंपनियां का तो कार्तिक भी निकाल देगा, योगेश भैया भी निकाल देंगे, अश्विन अंकल भी निकाल देंगे, कोई भी निकाल देगा। लेकिन अगर मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं, एक लिस्टेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रिलायंस कंपनी है, उसके अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ इक्विटी शेयर इशू कर दिए काम खत्म हो गया। उसके अंदर तो सर प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए जाएंगे, डिवेंचर भी इशू किए जाएंगे, कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी इशू किए जाएंगे। नो, ठीक है ना? कंपल्सरी नहीं, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड भी इशू किए जाएंगे कि या तो भैया कैश ले लियो या इक्विटी शेयर ले लियो। ऑप्शन भी दिए जाएंगे, साफ सी बात है, अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिए जाएंगे। बहुत सारी अलग अलग ट्रांजैक्शन की जाएंगी। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? उस शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपसे नंबर ऑफ शेयर भी कैलकुलेट नहीं होंगे। अगर कंपनी ने बायबैक कर लिए, अगर कंपनी ने कोई शेयर बायबैक कर लिए, अगर कंपनी के पास शेयर पड़े हैं ट्रेजरी के अंदर, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर? कभी सोचा आपने? मैं कॉम्प्लेक्स बात करूंगा यहां पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी? एक कंपनी है जिंदल सॉ लिमिटेड, आप उसकी बैलेंस शीट खोल के देखना। सर खोल के नहीं, हमें प्रूफ दिखाओ। सर अभी प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। सर आपको लगता है ना कि काम बड़ा आसान है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर, नहीं तो मैं आप पे 50 घंटे बोल सकता हूँ सर, यहाँ पे मैं 50 घंटे बोल सकता हूँ मैं कंटिन्यू। एक सेकंड में बैलेंस शीट खोल के अभी अभी आपको दिखाता हूं, रुको। अभी आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ये देखो स्क्रीन दिख रही है मेंबर्स? मेंबर से स्क्रीन दिख रही है? ये देखो, दिख रही है, दिख रही है। ये देखो, ये सर अदर इक्विटी आ गया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, ये देखो ये एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम। सर यहां रिजर्व क्यों नहीं लिखते? कोई मुझे बता सकता है यहां रिजर्व क्यों नहीं लिखा हुआ? कोई मुझे इसका रीजन दे सकता है? वाई सिक्योरिटी जो आपका प्रीमियम रिजर्व, सर शेड्यूल 3 ने मना किया हुआ है, रिजर्व नहीं लिख सकते। बहुत बड़ी गलती हम करते हैं आज भी, हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर नहीं लिख सकते, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ध्यान रख लो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आप। ये आ गया डिबेंचर, ये देखो सर, ये आ गया ट्रेजरी शेयर रिजर्व। ये क्या भला है सर? कभी किसने सोचा? ये देखो ट्रेजरी शेयर रिजर्व, ये क्या चीज है सर? अब मुझे बताओ, मेंबर्स को पता है चैट बॉक्स में जो भी आपको आइडिया हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी शेयर्स? रोम्बी सर बोल रहे हैं शेयर रेडी फॉर कैंसलेशन। मैं आपको बताता हूं ट्रेजरी शेयर क्या होता है। ट्रेजरी शेयर ये होता है, फॉर एग्जांपल सर कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को शेयर देने हैं, कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को शेयर देने हैं, ईसोप देने हैं। कंपनी क्या करती है? अपने खुद के शेयर बायबैक कर लेती है। पहले कंपनी अपने खुद के शेयर बायबैक कर लेती है थ्रू ट्रस्ट। ध्यान रखना, खुद नहीं कर सकती, ट्रस्ट के थ्रू। कैसे? अब एक चीज देखो, मेरी बात सुनो। क्या भैया आप, मैं एक चीज अब आपको सामने दिखा रहा हूं बैलेंस शीट, मुझे बताना क्या आपने कभी ऐसी बैलेंस शीट चेक करी है? पढ़ी है आपने ऐसी बैलेंस शीट? कैसी? अभी दिखाता हूं आपको, रुको। यही कंपनी है आपकी जिंदल सो। जब आप इसकी बैलेंस शीट को जाओगे पढ़ने, आपका हौसला हिल जाएगा, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसी बैलेंस शीट हमारे सामने आ गई। एक सेकंड, इसके हम खोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। पहले आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं सर। इंडिया से कोई भी आपको, कोई बात नहीं, कोई भी आपको पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे फैकल्टीज बहुत बैठे हैं, लेकिन ये आ जाओ, चलो ये देखो। ये देखो सर, इसकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई भैया।
ये देखो सर, ये पढ़िए, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप कंपनी के हो ऑडिटर, आपको आ गई बड़ी बड़ी ऑडिट लिस्टेड कंपनी की, क्योंकि आप मेरे फूफा चाचा लगते हो, मैंने आपको ऑडिट दिलवा दी। क्या आप ऑडिट करना छोड़ दोगे कि मैं नहीं करता ऑडिट? कोई छोड़ देगा? सर 80 लाख फीस मिल रही है, चलो 20% कार्तिक जिंदल का हो गया, चलो ठीक है भैया, 20% कट कार्तिक ले लेगा, क्या ठीक है जी, कोई नहीं, 16 लाख आप ले लो, 64 लाख में ऑडिट कर दो। मैं कहा ठीक है भैया। अब आपको सर उसके लिए सर नॉलेज चाहिए, इतनी आसान नहीं है, एक बंदा नहीं कर सकता। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव, एक ही लाइन पढ़ना बस यहाँ पे, पूरी ये वाला पैराग्राफ, वी हैव ऑडिटेड द accompanying standalone financial statement of Jindal Saw Limited, ठीक है, which comprise the balance sheet as at 31 मार्च 2021, statement of profit and loss including other comprehensive income, statement of change in equity, and statement of cash flow for the year then ended, and notes to the standalone financial statement which include a significant accounting policy and other explanatory information, and ye dekho, and which include the financial statement of Jindal Saw Employee Welfare Trust for the year ended on that date। इसने ट्रस्ट की भी बैलेंस शीट जोड़ दी, एक साथ डाल दिया, क्योंकि कल बताया था सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रस्ट क्रिएट करना जरूरी है अगर आप एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन दे रहे हो। ये ट्रेजरी शेयर क्या हुआ? ट्रेजरी शेयर का मीनिंग ये है कि कंपनी ने ट्रस्ट को लोन दे दिया, कंपनी ने ट्रस्ट को लोन दे दिया, ट्रस्ट ने कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, ट्रस्ट ने कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, और हुआ क्या कि अब ये ट्रस्ट की बैलेंस शीट भी कंपनी के साथ जोड़ दी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ट्रस्ट के आने चाहिए थे असेट के साइड इन्वेस्टमेंट में शेयर ऑफ जिंदल सॉ लिमिटेड, इन्होंने किया क्या, जब ट्रस्ट की बैलेंस शीट को भी साथ में जोड़ दिया तो यहां तो फिगर असेट में जाती, इन्होंने असेट में जाने की बजाय लायबिलिटी के अंदर ट्रेजरी शेयर रिजर्व में डाल दी, नेगेटिव के अंदर। अगर कोई फिगर नेगेटिव में आ रही है दैट मींस वो ऑटोमेटिकली आपकी असेट बन जाती है, इसलिए इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है ट्रेजरी शेयर रिजर्व का। अगर आप नॉर्मल कंपनी के इशू शेयर देखोगे तो ट्रेजरी शेयर भी पार्ट है, सर ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी के वो शेयर इशू किए हुए हैं लेकिन वो ट्रस्ट के पास है। समझ आई सर मेरी बात, ये वाली जो मैं कहना चाह रहा हूं ट्रेजरी शेयर की वाली बात, इसको आप पढ़ना अच्छे से, आपको पता लग जाएगा भी हो क्या रहा है यहाँ पे ट्रेजरी शेयर के बारे में। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो एक सेकंड, मैं अगर करता हूं जिंदल सो का एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, TRUST, मैं ट्रस्ट करता हूं सर, यहाँ पे सर्च ट्रस्ट 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 ट्रस्ट, एक सेकंड, ट्रस्ट आ गया, फिर नीचे एक और ट्रस्ट आएगा, ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड हेल्ड बाय जिंदल सोल ट्रस्ट, इसने पूरी बैलेंस शीट आपस में जोड़ दी। अब ये देखो कंपनी दोनों ट्रस्ट बना रही है, ये SCR का ट्रस्ट है, इसमें एक और आना चाहिए ट्रस्ट। ये देखो सर, ये इसको, इस लाइन को पढ़ो, द कंपनी हैड गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 1500 लाख टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, 1500 लाख का लोन दिया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, और लास्ट ईयर 1000 लोन था फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। द ट्रस्ट हैड यूटिलाइज्ड द प्रोसीड ऑफ द लोन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी फॉर परचेज ऑफ द कंपनी ओन शेयर। The company has consolidated the financial statement of the trust in the standalone financial statement, and accordingly the loan has been adjusted against the borrowing। सर समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? कल जिसने मेरी बात को मजाक में लिया था, मैंने बोला कि ऐसे लोन देती है वो देती है, क्या आपने सर्च करी जाके जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं? सर कोई बात नहीं बताएगा आपको, मैं गारंटी लेता हूं, आपको लोग पे लेके चले जाएंगे, EPS पढ़ लो, दिखा दो, अरे ये तो जरूरी है। जब कॉम्प्लिकेट चीज में हमारा माइंड काम नहीं किया तो फायदा क्या हुआ? ध्यान रखना, वाइल कैलकुलेटिंग EPS, अगर कोई शेयर कंपनी के ट्रेजरी रिजर्व में पड़े हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे इन द नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इस बात को ध्यान रख लेना। इज एम क्लियर? इंटरेस्टिंग था या नहीं था सर ये पॉइंट?
पहले पता था ये पॉइंट? योगेश सर पता था ये पॉइंट पहले? देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा, बट देखो जितने भी थोड़ी मोटी मुझे भगवान ने दी है नॉलेज, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ ऐसे वेबिनार्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर मैं दूं हमारे मेंबर्स को। आगे बढ़े मेंबर्स। गौरव जी, रोमी सर, राकेश सर, अभी मत जाना छोड़ के। सर एक गाना आया था कि सर अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी नहीं भरा। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है सर, 1.5 घंटा और अभी तो है बाकी। चलो सर, ये बात हो गई। अगला, अब मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं आपसे। एक होती है बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक होती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है सर? क्यों आई है डीईपीएस, क्यों आई? डाइल्यूटेड अर्निंग का मतलब ये होता है कि सर मान लो इन फ्यूचर, आज की डेट में अगर कोई शेयर हमें लगता है कि फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी के अंदर, तो उसका इंपैक्ट हम आज ही अपने रिस्पेक्टेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो कर देते हैं कि देख ले भैया, अगर आज की डेट में मेरे इक्विटी शेयर सारे कन्वर्ट हो गए, अगर आज की डेट में मेरे इन फ्यूचर जो मुझे इक्विटी इश्यू करनी है वो वाकई में आज इक्विटी बन गई, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है सर। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हुई है। सबसे पहले हमने 2 पार्ट रखे थे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। पहले क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर। अब इसमें भी सर एक झोल है, सुनना मेरी बात को सर। इंडियस बोलता इसको आपको एडजस्ट करना है सर, इंडियस बोलता इसको आपको एडजस्ट करना है। मुझे एक बात बताओ सर, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, सर सारी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रहा। राकेश सर, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, 100 रुपए का सर शेयर है सर, ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने उसको 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो वो 10 रुपीज जो हमारा प्रीमियम है कहां जाएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अदर इक्विटी के अंदर, रिजर्व्स के अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कि हमने 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। बट इंडिया इसमें बोलता है कि नहीं, अगर आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू कर दिया सर, अगर आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू कर दिया, और या तो आपने उसको प्रीमियम पे इशू किया या आपने उसको डिस्काउंट पे इशू किया, चाहे एज पर इंडियस वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाए, आपको वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। उस सिक्योरिटी प्रीमियम का रिवाइज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके प्रॉफिट के अंदर। ये चीज आप ध्यान रख लेना सर। सर कैसे एडजस्ट करेंगे? रिवाइज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी पड़ेगी सर आपको। वो 1 लाख रुपया जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे है ना, मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल के अंदर वो 1 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके ईपीएस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इंपैक्ट डालना होगा, हर साल डालना पड़ेगा आपको सर। कैसे आएगा सर? ये देखो, आपने सर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, ये देखो प्रेफरेंस शेयर था सर, फॉर एग्जांपल आपने इशू कर दिए 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 110। द प्रेफरेंस शेयर कैरी 10% डिविडेंड, ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर कैरीज 10% डिविडेंड। और आपको पता है सर, एज पर इंडियस, प्रेफरेंस शेयर कैन बी योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कैन बी योर इक्विटी, पार्ट ऑफ इक्विटी, कैन बी बोथ, ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर कैरी 10% डिविडेंड, ठीक है, एंड इट विल रिडीम आफ्टर 5 years एट ₹100। कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी बोलती मैं तेरे को 5 साल के बाद जो जितनी इसकी फेस वैल्यू थी मैं तेरे को 100 रुपया कैश दूंगी। अब होगा क्या? फर्स्ट ईयर 1 के अंदर पीएनएल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, मुझे बताओ, क्योंकि कैश मिल रहा है सर, ये
सर ये कैश मिल रहा है ना, तो ये जो 10% का डिविडेंड है ये आपका जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर। या आपका जो डिविडेंड है कितना जाएगा सर मुझे बताओ? ये जाएगा सर 10 की, ये जाएगा आपका 10,000 इंटू 100 इंटू 10%। कितना आएगा सर? मान लो 1 अप्रैल को इशू किए, 10,000 इंटू 100 मतलब कितना हुआ? 10 लाख इंटू 10%, ये चला गया इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए। सर क्योंकि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया एज पर इंड एस, क्योंकि आपको आपकी ऑब्लिगेशन है पैसा देना। और जो आपने स्टार्टिंग में शेयर किए इशू, आपकी क्या हो गया? बैलेंस शीट में आपकी बन गई फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो भी नॉन करंट के अंदर बनी आपकी। कितनी? 10 लाख रुपए। और आपका अदर इक्विटी के अंदर पड़ा है एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना सर? ये पड़ा है जी अपना 1 लाख रुपए। कोई मतलब ही नहीं है। और मान लो जो आपका प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स, इसमें इस एसपीआर का कोई मतलब नहीं है, ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस आपको ये प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन रिवाइज करनी पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएस। आपको 10% तो ठीक है एज पर इंडियस, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएस आपको इसकी रिवाइज IEIR निकालनी पड़ेगी। आपको इसकी रिवाइज EIR निकालनी पड़ेगी। जब आप क्या करोगे? ईपीएस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे, आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इंडियस फाइनेंशियल, आपका मान लो प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस, आप क्या करोगे? माइनस करोगे इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एज कितना? 1 लाख। इसमें ऐड करोगे रिवाइज्ड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज पर ईपीएस। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड आपको करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। समझ आई या नहीं समझ आई सर बात मेरी? समझ आई या नहीं समझ आई सर बात? मेंबर समझ आई या नहीं समझ आई? सर ये बहुत काम की चीज है। अगर प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू कर दिया, हालांकि डिस्काउंट पे नहीं कर सकते इशू, लेकिन डिस्काउंट पे भी अगर आपने इशू कर दिया तब भी उसका इंपैक्ट लेके जाना पड़ेगा ईपीएस के अंदर। ये प्रॉफिट हो गया। अब बात आती है सर शेयर्स की। हाँ, अब बात करते हैं सर डिविडेंड की, प्रेफरेंस शेयर के। ठीक है सर, ठीक है। एज पर इंडिया जो है, इंडिया 33 अर्निंग पर शेयर क्या बोलता है? अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू कर दिया सर, अब आपको पता है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया उस पे आपको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। अब वो दो टाइप क्या होता है? एक होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं कम्युलेटिव आपके प्रेफरेंस शेयर, और एक होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इंडिया 33 सर ये बात बोलता है, अगर आपकी कंपनी ने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए, चाहे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, इफ योर कंपनी हैज इशूड अ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, चाहे आपकी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, अगर कंपनी के पास है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर कंपनी के पास है नॉन कम्युलेटिव, अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है नॉन कम्युलेटिव, तो ध्यान रखना सर, जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस साल वो प्रॉफिट एंड लॉस से कम हो जाएगा, जिस साल डिक्लेयर किया उसी साल। लेकिन अगर शेयर्स हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, चाहे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग पर शेयर आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस में से डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स। ध्यान रखना सारी बातें आफ्टर टैक्स। ये था प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर। अब मेन मुद्दा इसमें शेयर्स का। सर शेयर की कैलकुलेशन में क्या ले लें? उसने एक तो बोल दिया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। वेटेड एवरेज का मतलब है जो पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे, जो पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे। वो क्या बोलता हाउ वी कैन कैलकुलेट। सर बड़ा अच्छा गेम है ये, आप देखना, बड़ा अच्छा नंबर है ये। हाउ वी कैन कैलकुलेट क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर।
सर वेट का मतलब समझते हो ना, कि पूरे साल लगभग कितने एवरेज रहे। ये इंडियस क्या बोलता है, आप काम करना, एक तो शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्लस शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद शेयर माइनस शेयर बाउट बैक ड्यूरिंग द ईयर। आप ये कर लो और इनको एडजस्ट कर दो बाय टाइम फैक्टर, एडजस्टेड बाय टाइम फैक्टर, इनको टाइम फैक्टर दे दो। मोस्ट जो प्रेफर्ड है इसने बोला है, वो बोला हुआ है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। सर फॉर एग्जांपल कंपनी का रिपोर्टिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ठीक है सर, ओके। शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वो थे जी 2 लाख शेयर। कंपनी फर्दर इशू फ्रेश शेयर, कितने, 1 लाख। ये कंपनी ने इशू कब किए, ये कंपनी ने इशू किए नए साल पे 1 जनवरी 2023। अब मुझे बताओ सर, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर एज ऑन 31 मार्च 2023 फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग पर शेयर। मुझे बताओ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा इसका सर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा फॉर द पर्पज ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर, कैसे होगा सर? मुझे फटाफट बताओ क्या नंबर होगा, 5 सेकंड दे रहा हूं सर। 5 सर, कैलकुलेशन कीजिए सर। वेटेड नॉर्मली सर पूरे साल में कितना नंबर ऑफ एवरेज शेयर रहा, ये देखो सर। मान लो अगर आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये 2 लाख थे आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में, साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 डिवाइड बाय 12। ये कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहा, ये कितने टाइम तक कंपनी के पास रहा सर, ये तो पूरे साल ही रहा ना सर। तो इसका मतलब ये तो 2 लाख के थे, ये तो 2 लाख ही वेटेड एवरेज रहा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 लाख शेयर इशू कर दिए सर, नॉर्मली तो 3 लाख होते हैं, लेकिन 3 लाख नहीं आएंगे, ध्यान रखना 3 लाख नहीं आएंगे। टोटल साल में आपके रिपोर्टिंग पीरियड में या तो दिन या सेकंड गिन लो या महीने गिन लो या क्वार्टर गिन लो, आप बताओ कितने थे महीने सर, 12 मंथ। ये शेयर कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहा, ये शेयर कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहा ड्यूरिंग द पीरियड सर, सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। मुझे बताओ कितने शेयर आएंगे, ये कितना होगा, ये 10,000 डिवाइड बाय 4, बताओ भैया कितने आएंगे, ये बन जाएंगे सर 25,000, और ये वेटेड एवरेज आ जाएगा 2,25,000। दिस इज द शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग पर शेयर। 3 लाख नहीं होंगे सर, ध्यान रखना। तो कार्तिक जी, एक आपने जो एग्जांपल पहले दी थी प्रेफरेंस शेयर की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा अपने डिल्यूटेड पे? किसका डाइल्यूट की तो अभी बातें नहीं कर रहे सर, अभी तो बेसिक की बात चल रही है। नहीं, मैं समझ गया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का आपने कहा था ना कि उसका प्रॉफिट एडजस्ट करना है, वो बेसिक में ही करना है। अच्छा, बेसिक में करना है ना, वो तो बेसिक में ही करना है, डाइल्यूट में नहीं करना। डाइल्यूटेड में तो इम्पैक्ट नहीं ना पड़ेगा उसका। डाइल्यूटेड में तो आ ही जाएगा ना सर ऑटोमेटिकली। डाइल्यूट के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर बेसिक ईपीएस है उसमें एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले बेसिक ईपीएस का जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना पड़ेगा ना। हाँ जी, प्रॉफिट तो वही सेम है। प्रॉफिट जो एज पर कंपनीज एक्ट है, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट की जाएंगी, बिल्कुल की जाएंगी सर। टैक्स एक्स चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि डेफर्ड टैक्स होगा सर, बिल्कुल होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स
व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर टैक्स, तो टैक्स इंक्लूड डेफर्ड टैक्स एज वेल एज करंट टैक्स। ध्यान रखना, डेफर्ड टैक्स को कभी वो मत लेना, हमेशा आएगा। अब एक सवाल दे रहा हूं, रिक्वेस्ट है सर आपसे, एक ये सवाल जरूर करना सर, कॉपी पेन उठा लो, ये सवाल जरूर करना, शानदार सवाल है सर, आपको आएगा मजा। आपको निकालना है सर, चंद्र सर आया समझ, शेखर साहब, अब आपको निकालना है सर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज शेयर निकालने हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक ईपीएस। शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2022, ये थे सर आउटस्टैंडिंग कितने, 12 लाख। फर्दर शेयर इशू, वही मैं कह रहा हूं, इसका मेन फोकस आपका है डिनोमिनेटर, इसको ध्यान रखना, मेन फोकस इज डिनोमिनेटर। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्टली केस में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। ये देखो, ये फर्दर शेयर इशू ऑन 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। कंपनी बाय बैक द शेयर, कंपनी ने शेयर वापिस कॉल कर लिए ऑन 1 मार्च 23, 1,20,000। आपका जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो है 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। अब आप मुझे बताओ कितना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होगा। आपको सर ईपीएस कैलकुलेट करनी है, आपके सामने है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है जी 5 लाख रुपए। आप कैलकुलेट करो ईपीएस, बेसिक ईपीएस क्या आएगी सर, कैलकुलेट कीजिए, व्हाट इज द बेसिक ईपीएस क्या होगी। मुझे तो ये चाहिए बस, ईपीएस का सोल्यूशन चाहिए सर मुझे आपसे बस। आसान नहीं है सवाल सर, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सवाल है। गौरव जी का रिप्लाई आ गया जी, ओके सर, डन हो गया। चलो मैं ही क्वेश्चन कराते हैं सोल्व। सबसे पहले अपन निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। स्टार्टिंग में शेयर कितने हैं, ठीक है, कोई स्टार्टिंग में शेयर कितने हैं जी, स्टार्टिंग में शेयर है जी 12 लाख। क्या ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे सर, ये पूरे साल ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। ये आ गया जी 12 लाख का 12 लाख प्लस शेयर, फर्दर शेयर इशू किए 1 अक्टूबर को, कितने के सर, 5 लाख रुपए के, ठीक है सर। ये 6 मंथ आउटस्टैंडिंग रहे हैं टोटल 12 मंथ में से, सो ये 2.5 लाख हो गए, दैट मीन्स ये 2.5 लाख हो गए। मैं कैलकुलेशन यहां लेके जा रहा हूं, 12 लाख प्लस 2.5 लाख, कितने होंगे, 12 प्लस 2.5, 12 1 2 14, 14,50,000। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने शेयर को बाय बैक कर लिया, मेन तो पॉइंट इसमें यही था, कंपनी ने शेयर को बाय बैक कर लिया, कब किया, 1 मार्च 2023 को किया। अब ये शेयर कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये शेयर कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग नहीं है सर, 1 मार्च को किया, महीना खत्म होता है 31 मार्च को, रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 1 मंथ कितना, 1,20,000, मतलब 1/12 तक ये आउटस्टैंडिंग नहीं था। दैट मींस इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, और ये फिगर आ जाएगी 12,000। तो फाइनली जो शेयर्स हमारे पास निकल के आएंगे वो आएंगे 12 लाख
प्लस 2.5 लाख माइनस 12,000, ये हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। समझ आया या नहीं समझ आया सर ये बात, मुझे बताओ। क्योंकि ये बाय बैक वाला जितना टाइम आउटस्टैंडिंग नहीं रहा उतना टाइम आपको माइनस करना है। सर 10,000 टू बी रिड्यूस्ड, सर कैसे 10,000 होगा सर? हाँ 10,000 होगा रिड्यूस, हाँ 10,000 होगा रिड्यूस, 12 नहीं होगा क्योंकि 1/, वो है 12, बिल्कुल 10,000 टू बी रिड्यूस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएंगे 14,40,000। बिल्कुल गौरव जी की बात भी सही है, चंद्र जी की बात भी सही है। अब एक सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, अब आपको ये बताना है सर मैं क्या बोल रहा हूं, शेयर के नंबर ही कैलकुलेशन करना हार्ड हमारे लिए। एक कंपनी ने इश्यू कर दिया प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर किए इश्यू 10,000, आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 5 साल के बाद मैंडेटरी, 5 साल के बाद मैंडेटरी आपको उसके बदले इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, 10,000 इक्विटी शेयर ही मिल जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट किया आपने 1 अप्रैल 2022 को। अब मुझे एक बात बताओ, फाइल कैलकुलेटिंग द बेसिक ईपीएस, जब वेटेड एवरेज शेयर्स की बात होएगी, वो शेयर्स बेसिक में लेके जाओगे इंक्लूड करने के लिए या डाइल्यूटेड ईपीएस में लेके जाओगे? सर मुझे ये सवाल पूछना है मुझे आपसे। अभी इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं, अभी तो प्रेफरेंस शेयर ही है, अभी हमने इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, अभी तो प्रेफरेंस शेयर ही है। लेकिन दैट प्रेफरेंस शेयर इज मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये मैंडेटरी कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर के जितने फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनेंगे उसको आज की डेट में आप बेसिक ईपीएस में लोगे या डाइल्यूटेड ईपीएस में लोगे? मेरे पास 2 जवाब आए हैं सर, ठीक है ना। विनीत सर बोल रहे हैं बेसिक ईपीएस, रोमी सर बोल रहे हैं विल कंसीडर इन डाइल्यूटेड ईपीएस, गौरव साहब बोल रहे हैं ओनली टू बी इंक्लूडेड इन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। लेकिन एज पर इंडियस 33 ये बेसिक ईपीएस का पार्ट बनेगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डीईपीएस का पार्ट नहीं है। वहां तो कंसीडर होगा ही होगा, लेकिन ये शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर में कंसीडर होगा, क्योंकि इंडियस क्या बोलता, इंडियस बोलता ये शेयर कन्वर्ट तो होना ही है ना। आपको पता है ना भी कितने शेयर कन्वर्ट होंगे, ये श्योरिटी है ना। तो आज के आज मान लो इज अ पार्ट ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर, इस चीज को ध्यान रख लेना। समझ आया? आगे बढ़ूं? रोमी साहब समझ आया? गौरव सर समझ आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा नहीं पता होता कि बेसिक में ही इंक्लूड कर लेने हैं। अब एक सवाल मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज सर्टेन है सर, अगर कोई चीज सर्टेन है जो होनी ही होनी है, मैंडेटरी कन्वर्टेबल है सर, आपको पता है कि वो शेयर कन्वर्ट होने ही होने हैं, तो कन्वर्ट होने ही होने हैं तो बेसिक ईपीएस का ही पार्ट मान लो, कंसीडर इनटू इटसेल्फ इनटू द बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशंस के अंदर नंबर ऑफ शेयर की फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, साफ सी बात है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है सर, और वो एम्प्लॉय बड़ा अच्छा है सर, बहुत अच्छा काम करता है, आपने उसको बोला कि 2 साल बाद मैं तेरे को 10 लाख शेयर दूंगा मेरी कंपनी के। आपने क्या बोला, शेयर आप आज नहीं दे रहे, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आफ्टर 2 years यू विल गिव योर एम्प्लॉय 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। साथ में कोई कंडीशन नहीं है, नो सर्विस कंडीशन, नो परफॉर्मेंस कंडीशन, नो टारगेट कंडीशन। तू कंपनी में रहे या ना रहे, कुछ हो या ना हो, तेरे को तेरे शेयर 2 साल के बाद मिल जाएंगे। ओनली कंडीशन इज द टाइम, कि जैसे ही टाइम 2 साल आ गए तेरे को तेरे शेयर मिल जाएंगे। अब ये 10 लाख शेयर में कहां इंक्लूड करूंगा, बेसिक वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस या डीईपीएस के अंदर ये वो बनेंगे? मुझे बताइए मेंबर्स। आप रिप्लाई करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे सर, आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि साफ सी बात है चीजें जरूरी है, समझ आनी चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत होते हैं सर, आपको पता ही नहीं होता, आपको लगता है अच्छा कंपनी का इक्विटी शेयर नहीं है तो आज तो इशू किया ही नहीं है, तो व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक। सर ये भी पार्ट ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर रहेगा। क्यों रहेगा?
कारण पूछना चाहता हूं। कारण है समय का, समय निश्चित है, समय आएगा ही आएगा। टाइम इज सर्टेन, टाइम सर्टेन है, टाइम सर्टेन ही रहेगा। तो 2 साल तो कंप्लीट होने ही होने हैं। जब आपको पता है कि 2 साल बाद इक्विटी शेयर देने हैं, कंपलसरी देने हैं विदाउट एनी कंडीशन, तो उसको आज ही आप बेसिक ईपीएस के अंदर काउंट कर लीजिएगा, डीईपीएस में नहीं जाएंगे। समझ आया या नहीं समझ आया सर? आप देख रहे हो क्या गेम का नंबर, कि शेयर्स कैलकुलेशन कराना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, अगर वो कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है, फिर उसका इंपैक्ट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के अंदर जाएगा, फिर वो बेसिक में नहीं जाएगा सर, साफ सी बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, विदाउट चेंजिंग इन द रिसोर्स, मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 10 लाख शेयर देगी तो क्यों देगी? फ्री में नहीं देगी, उसने सर काम किया होगा, उसने कुछ ना कुछ कंपनी को सर्विसेज जरूर दी होंगी, जिसके बदले कंपनी ने उसको रिवॉर्ड दे दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। अगर कंपनी ने आपको शेयर इशू कर दिए, अगर कंपनी ने कोई भी चीज इशू कर दी, शेयर इशू हो गया जिससे शेयर्स का नंबर चेंज हो गया, without corresponding increase in the resources, मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी ने शेयर फर्दर इशू कर दिए, क्यों किए होंगे? ताकि पैसे मिल जाए, हाँ या ना? अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, क्यों इशू करती है? ताकि उसे पैसे मिल जाए, मतलब इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, कंपनी के पास पैसा आ गया पूरा का पूरा। अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे दिए, दैट मींस जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर दिए हैं और जो एम्प्लॉय ने उसकी सर्विस दी है, वो सर्विस उस शेयर्स के बदले कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है, ठीक है? मान लो कंपनी ने अपने शेयर दे दिए किसी वेंडर को, वो सामान जो आप उससे लेके आए हो, वो शेयर उस सामान के बदले क्या है? कंसिडरेशन है। मतलब आपकी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? वो कंसिडरेशन क्या है? वो सामान है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए, तो क्या कोई कॉरस्पॉन्डिंग कंसिडरेशन मिली उसे? क्या कोई अंडरलाइंग रिसोर्स मिला उसे? क्या कोई कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन रिसोर्सेज है या नहीं है? मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए, क्या कोई कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन रिसोर्सेज है या नहीं है साहब? सर ये स्टैंडर्ड्स हैं, मजाक नहीं है। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट पैदा करो स्टैंडर्ड्स के अंदर, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर कोई कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं है इसका रिसोर्सेज के अंदर, कोई कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर इंक्रीज। तो इसकी ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? मुद्दा तो इस बात का है ना, हाउ वी कैन कैलकुलेट ईपीएस, क्योंकि वो बात करता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की। और मान लो आपने बोनस शेयर इशू कर दिए 1 जून को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 अक्टूबर को, तो कैसे कैलकुलेशन की जाएगी सर? इंडिया ये बोलता है, सर ध्यान से सुनना, अगर कोई शेयर, अगर कुछ भी इक्विटी शेयर में इंक्रीज होता है, मतलब उसके नंबर में चेंज आता है, एंड इट इज विदाउट इंक्रीज इन द कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्स, तो रेट्रोस्पेक्टिव जो आपने पिछले साल का दिखाया हुआ है, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर जो आपने ईपीएस में शेयर्स की फिगर ली हुई है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का इंपैक्ट पड़ा, उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का इंपैक्ट आपको ऐड होना पड़ेगा लास्ट ईयर के अंदर, या जितने भी आपने पहले से इस साल आप कंपनी में दिखाओगे उसको रिपोर्ट करोगे। अब मेन मुद्दा यह है कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे बोनस शेयर वाला मुद्दा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको एक सवाल दे रहा हूं सर, यही सवाल दे रहा हूं, मान लो यहां पर फर्दर इशू की जगह
बाय बैक भी छोड़ो सर, बाय बैक छोड़ो, बाय बैक नहीं किया उसने। मान लो फर्दर इशू की जगह यहां पे मैं लिख दूं कि बोनस शेयर इशू ऑन 1 अक्टूबर 5 लाख के। बताओ, अब मुझे बताओ वेटेड एवरेज क्या आएगा, वेटेड एवरेज क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर? ₹14,50,000। ठीक है, ओके। और बताएं। सर यही तो खेला है ईपीएस का, जितना दिखता है उतना आसान नहीं है सर। एटलीस्ट 2-3 मेंबर्स रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सर अच्छा लगेगा मुझे भी, ताकि आप भी अच्छे से सुन रहे हैं उसको, मुझे ऐसा फील होगा कि आप सुन रहे हैं। सर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। स्टैंडर्ड क्या बोलता, स्टैंडर्ड एक छोटी सी बात बोलता है सर, सुनना ध्यान से सर इस बात को। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड एक छोटी सी बात बोलता है, अगर कोई भी हमारा चेंज आया इक्विटी शेयर्स के अंदर विच इज नॉट चेंज ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन रिसोर्स, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस कोई रिसोर्सेज में इंक्रीज नहीं हुआ और नंबर ऑफ शेयर में चेंज आ गया, कोई ना कोई मान लो बोनस शेयर हो गया, शेयर स्प्लिट हो गए, मतलब शेयर्स की पहले फेस वैल्यू थी 10, अब शेयर की फेस वैल्यू आ गई 2, तो क्या हो गया तो हुआ क्या, तो भैया काम तो दिक्कत हो गई सर। पहले अगर शेयर की फेस वैल्यू थी 10, अभी हो गई 2। एक आपको केस याद होगा आईआरसीटीसी का, आपने बात सुनी है? आईआरसीटीसी के शेयर हैं किसी के पास, मुझे बताइए मेंबर्स। आईआरसीटीसी की पहले फेस वैल्यू कुछ और थी, कंपनी ने बीच में जब इंफॉर्मेशन आई ना कि वो सर्विस चार्ज करेंगे, और बाद में 4 दिन बाद बोला कि ठीक है हम नहीं चार्ज करेंगे, उन्होंने इस बीच अपना शेयर स्प्लिट कर लिया, 5 एक शेयर के बदले 5 बन गए, क्योंकि उन्होंने अपनी फेस वैल्यू को कम कर लिया था। वो भी इसका एक पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज का। अगर कोई शेयर इशू कर दिया, अगर कोई शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के नंबर में चेंज आ गया विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, आपको यह मानना है कि वो आउटस्टैंडिंग, जितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे बिगिनिंग के अंदर, अगर उन पे उसका इंपैक्ट पड़ा है, तो वो सारे के सारे शेयर जितने टाइम का रिपोर्टिंग पीरियड है पूरे के पूरे टाइम वो आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। क्या बोलता हूं मैं, अगर कोई इक्विटी शेयर्स में चेंज आया कुछ भी विदाउट इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, तो जो भी चेंज आएगा, जो चेंज आएगा इक्विटी शेयर जहां इंपैक्ट करेगा, वो जितना पीरियड आउटस्टैंडिंग रहा है उतना ही पीरियड वो वाला शेयर भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो बोनस शेयर इशू किए 5 लाख रुपए के, ये इशू हुए कब? 1 अक्टूबर 2022 में हुए। सर ये इशू ऑब्वियस ही बात है लिंक तो इसके साथ ही होंगे, ये शेयर तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग ही रहा, तो ये 5 लाख रुपीस भी आपके जो बोनस शेयर हैं ये भी हमको मानना पड़ेगा, ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इसकी फिगर 17 लाख हो जाएगी, इसकी फिगर 17 लाख शेयर्स हो जाएगी। और एक और बात बताता हूं आपको मजे की, मान लो लास्ट ईयर भी 12 लाख शेयर थे, और लास्ट ईयर की ईपीएस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 12 लाख शेयर, और ये शेयर आपने इशू किया है विदाउट इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, तो ये 5 लाख शेयर भी आपको पिछले साल के अंदर, जब आप इस साल बैलेंस शीट बनाओगे, आप पीएनएल बनाओगे, इस साल ये 5 लाख शेयर आपको इसके अंदर ऐड करने पड़ जाएंगे। आपको अपनी ईपीएस लास्ट ईयर की भी रिस्टेट करनी जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना। समझ आया या नहीं समझ आया मेंबर? समझ आ गया ना? जितने तक का आउटस्टैंडिंग है वो कितना इंपैक्ट कर रहा है उसकी बात है, कि हमको मानना पड़ेगा कि ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है, ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है।
ये है शेयर्स, यही तो है सर क्वालिटी, यही तो है बेसिक अर्निंग पर शेयर। उसके बाद जो आएंगे आप ईपीएस निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर आया समझ सर? अब बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ बीईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको शेयर्स का हर एक किस्सा बता दिया। मान लो अगर ऐसे हो जाता, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके साथ, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फिर अपना बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कंप्लीटेड। शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 12 लाख। फर्दर इशू 5 लाख। बोनस शेयर इशू फॉर 1-1 ऑन 1 मार्च 1 मार्च 2023। अब मुझे बताओ भैया वेटेड एवरेज क्या होगा? बस आखिरी एग्जांपल है। व्हाट इज द वेटेड एवरेज? 1 मार्च है ये, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? सुमित जी बोल रहे हैं 19.5। ठीक है, ओके। ये 1 मार्च को कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया। अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसको 1 शेयर के बदले 1 बोनस और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। $26.5 बोल रहे हैं सुमित जी। 29 लाख। शेखर साहब का आ गया रिप्लाई, 29 लाख। एक आखिरी रिप्लाई मैं सुनना चाह रहा हूं। 31.5। क्या बात है? 3 अलग अलग जवाब आए हैं। तो क्या बात है? अरमान जी का भी सेम है, गौरव भाई का भी सेम है, अपने विनीत जी का भी 3 रिप्लाई सेम है। एक 26.5 है, एक 29 लाख है। अब देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग के अंदर क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 12 लाख पूरे साल क्या रहे? आउटस्टैंडिंग रहे ना? ठीक है, ओके। ये 5 लाख सर, ये 6 महीने तक रहे आउटस्टैंडिंग, तो 2.5 लाख। सर ये बोनस शेयर मिल गए 1 मार्च को 1/1। पहले इस पे आ जाओ, ये क्या पूरे साल रहे? पूरे साल रहे 1/1, तो 12 लाख और ऐड कर दो। ठीक है, ओके। सर ये 1/1 फिर है। मुझे एक बात बताओ, बोनस शेयर तो 5 लाख मिलने चाहिए उसको। सर बिल्कुल 5 लाख मिले हैं। इस डेट से लेके पूरे साल तक कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग है? सर 6 मंथ तक आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी 2.5 लाख ऐड होंगे बोनस शेयर। इतने 12-12 24, और ये 2.5 और 2.5 5, 29 लाख वाला जिसका रिप्लाई है बिल्कुल ठीक है जी। 29 लाख शेयर आएंगे। 29 लाख रिप्लाई किसने दिया था? चंद्रा साहब ने रिप्लाई दिया था। आपने किया क्या होगा? आपने 5 लाख के 5 लाख ऐड कर दिए होंगे। नहीं सर, यही तो गेम है। जितने साल तक आउटस्टैंडिंग रहा है वो, जितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहा है वो, यही तो गेम है, यही तो नंबर है सर गेम का। सर समझ आई या नहीं आई बात? तो ये था सर पूरा कहानी, कार्तिक जिंदल की जुबानी, बेसिक ईईपीएस की। सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि बेसिक में क्या होना है, क्या नहीं होगा, क्या कन्वर्ट होने हैं, क्या नहीं होने। जितना आप सोच रहे थे सर उससे तो ये वाइड एंगल है ना। जो हम सोचते हैं सर ये उससे वाइड एंगल है ना। बिल्कुल वाइड एंगल है सर। अब देखिए सर, बेसिक ईपीएस, अगर मैं इसके नोट्स आपको दिखाऊं तो मैंने आपको पूरा बेसिक ईपीएस मैंने बता दिया। प्रेफरेंस, ऑप्शन, वारंट, ये पूरा का पूरा मैंने। शेयर्स बता दिया। देखो शेयर्स में क्या बोलता है, शेयर्स, ठीक है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स पूरा बता दिया। ये राइट इशू थोड़ा। अब आता है डीईपीएस। डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सर आगे बढ़ूं मैं डीईपीएस पे?
या कोई अभी तक डाउट है आपका, मुझसे आप आस्क, अगर कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे आप डाउट को आस्क कर सकते हो सर, पूछ सकते हो डाउट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट बचा है सर अभी तक बीईपीएस में? मेंबर्स क्या हो गया, शांत हो आज बिल्कुल आप? समझ तो आ रहा है ना सर? सर यस प्लीज इंटरेस्ट, कंटिन्यू। नहीं नहीं ठीक है राकेश सर, आपका तो रिप्लाई आ गया, बाकी मैं तो बाकी उसकी बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की भी। इंटरेस्टिंग तो है लग रहा है ना सर? बोर तो नहीं कर रहा ना सर आपको? मेरा बस यही सवाल है कि बोर तो नहीं हो रहे आप बिल्कुल भी? चलो सर ठीक है। चलो सर, अब अपन काम करते हैं, अपन चलते हैं बेसिक हो गया, हम चलते हैं डीईपीएस पे। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है सर, इसमें एक बात करता है, एक तो डाइल्यूशन की, और एक बात करता है सर एंटी डाइल्यूशन की। सर डीईपीएस बड़ा आसान है, अगर आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर समझ आ गया, उसका अगर आपको प्रॉफिट पता लग गया, उसके वेटेड एवरेज शेयर्स पता लग गए, तो डीईपीएस तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी वो उसके शेयर्स के साथ ही होंगी और उसके प्रॉफिट के साथ ही होंगी। सर ध्यान रखना, जो एडजस्टमेंट होनी है, सर एक बात को आप ध्यान रखना सर, जो एडजस्टमेंट होनी है, अगर मैं डीईपीएस की बात करूं, डीईपीएस कैसे निकलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एट्रिब्यूटेबल, ठीक है, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जो ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसको जब कैलकुलेट करोगे सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, अगर आपको डीईपीएस का वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो सबसे पहले जो बेसिक अर्निंग पर शेयर के अंदर जब आपने वेटेड एवरेज शेयर कैलकुलेट किए, वो आएगा, उसके बाद ही कोई ना कोई एडजस्टमेंट की जाएगी। ये समझ के रखना सर मेरी बात को आप। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैलकुलेट किए, जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने कैलकुलेट किया है एज पर द बेसिक ईपीएस वो आएगा, उसके बाद ही एडजस्टमेंट की जाएंगी। समझ गए? समझ गया। एक इसमें टर्म यूज होती है सर, दो टर्म इसमें यूज हो रही हैं, एक है डाइल्यूशन और एक है एंटी डाइल्यूशन। मतलब क्या बोलता, एक होती है टर्म यूज डाइल्यूशन, एक होती है एंटी डाइल्यूशन। ये देखो सर, ये टर्म्स मेरे पास आ गई, ये दो टर्म है, और ये है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। मतलब ये ऑर्डिनरी शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट में एंटाइटल इट्स होल्डर टू ऑर्डिनरी शेयर। कहते हैं कि दैट में एंटाइटल इट्स होल्डर टू ऑर्डिनरी शेयर की कन्वर्ट हो सकते हैं, कि इट विल कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर। ये कंपलसरी नहीं है, अगर कंपलसरी होता तो शेयर लिखता, अगर वो कंपलसरी होता तो वो बेसिक अर्निंग पर शेयर का पार्ट बनता, डीईपीएस का पार्ट नहीं बनता वो, क्योंकि एक डीईपीएस में ऐसे शेयर होते हैं, ऐसे पोटेंशियल शेयर होते हैं जो कन्वर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी कन्वर्ट हो सकते फ्यूचर के अंदर। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब बोलता है कि इट्स अ रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर। क्या बोलता? डाइल्यूशन मींस इट्स अ रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर और इंक्रीज इन लॉस पर शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द एजम्पशन। कहता उस एजम्पशन के साथ कि जो आपके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई ऑप्शन था आपके पास, कोई वारंट था आपके पास, एक्सरसाइज हो चुका है,
और द ऑर्डिनरी शेयर आर इशूड अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। कई बार क्या होता है, जब आप शेयर को इशू करते हो तो शेयर इशू नहीं होता, उसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि तू काम कर, ये 2-3 जो हमने कंडीशन बताई हैं उसको पहले सेटिस्फाई कर ले। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैं तेरे को शेयर दे दूंगा। उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंटली इशुएबल ऑर्डिनरी शेयर। उसको भी बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसको भी आप एज्यूम करके चल सकते हो इस एजम्पशन के साथ। अगर ये सारी एजम्पशन आपने यूज कर ली कि आपके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट थे आज ही कन्वर्ट हो गए, जो भी ऑप्शन थे, जो भी वारंट थे वो आज ही एक्सरसाइज हो गए, और जो कॉन्टीजेंटली इशुएबल ऑर्डिनरी शेयर थे वो भी आज कन्वर्ट हो गए। अगर उस एजम्पशन के बाद अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होती है या इंक्रीज इन लॉस का मतलब क्या होता है सर? इंक्रीज इन लॉस का मतलब क्या होता है? मतलब लॉस बढ़ गया आपका, कम लॉस नहीं हुआ, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। एक होती है एंटी डाइल्यूशन, मतलब इसका अपोजिट। अगर ये रिडक्शन इन अर्निंग है वो इंक्रीज इन अर्निंग हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज इन लॉस है वो डिक्रीज इन लॉस हो जाएगा, क्योंकि सर लॉस का कम होना भी इनकम का होना है, वो भी इट्स काइंड ऑफ इनकम। सारी की सारी एजम्पशन सेम है पूरी की पूरी। सबसे पहले इस 2 वर्ड का मीनिंग समझ आया? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इस 2 वर्ड का मीनिंग? क्योंकि आगे काम आएगा। जब भी आप डीईपीएस कैलकुलेट करोगे, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या एजम्पशन लेता है? वो ये एजम्पशन लेता है कि मान लो सर मेरे सारे के सारे जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो आज कन्वर्ट हो गए, जितने भी मेरे वारंट्स हैं, जितने भी मेरे ऑप्शंस हैं वो आज अगर एक्सरसाइज हो जाएं, जितने भी मेरे कॉन्टीजेंटली इशुएबल ऑर्डिनरी शेयर हैं, अगर कुछ उसकी कंडीशन थी, अगर वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाए, अगर वो कंप्लीट हो जाती आज के आज, तो उसके बदले जो शेयर मिलते उसको भी तुम आज ले लो। उनको जोड़ के जो भी आएगा वो बन जाएगा डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स का। समझ आया सर मेरी इस बात को? आपको अभी ये समझ आया? अब उसके अंदर जब डीईपीएस की बात करते हैं तो वो बार बार एक ही बात बोलता है, डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। क्या बोलता है वो? डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर हमने ये एजम्पशन मान ली कि मेरे मान लो प्रेफरेंस शेयर थे या आपके जो डिबेंचर थे वो कन्वर्ट हो गए आज के आज, तो मुझे एक बात बताओ, जो आपका इंटरेस्ट का खर्चा बुक हुआ है वो भी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को सर, वो भी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा, क्योंकि सर आप ये अज्यूम कर रहे हो ना भी अब तो वो डिबेंचर है ही नहीं, अब तो वो इक्विटी बन गया है। अगर वो इक्विटी आज बन जाता, आपको उसका इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो वो इंटरेस्ट भी ऐसा खर्चा ऐड किया जाएगा। समझ आई मेरी बात? उसके प्रॉफिट के अंदर डीईपीएस के। सर समझ रहे हो हाँ या ना? प्रेफरेंस शेयर थे आपके, अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं डीईपीएस की, अगर मान लो आज वो प्रेफरेंस शेयर आपके थे ही नहीं, वो इक्विटी बन गई, तो जो उसका डिविडेंड का खर्चा बुक हुआ है उसको भी रिवर्स एड बैक किया जाएगा, क्योंकि अब आपके वो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, आपकी इक्विटी है। दैट मींस आपको उनको पैसा देना ही नहीं है डिविडेंड का। लेकिन वो भी ध्यान रखना आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट है 30% और इंटरेस्ट का खर्चा आपका 1 लाख का बच रहा है, तो आपकी इंपैक्ट कितना पड़ेगा आपके पीएनएल पे? 70,000 रुपीज का। आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे 70,000 रुपीज का इंपैक्ट पड़ जाएगा। समझ गए सर? अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा आपको एक अच्छा वो पूछ रहा हूं सवाल। मान लो किसी कंपनी की बेसिक अर्निंग पर शेयर
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है जी 2 रुपीज, 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ओके, डन डनाडन डन। और आपके पास है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी कंपलसरी नहीं है कन्वर्टेबल भी, सर कन्वर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है सर, ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है सर आपके पास 10 लाख रुपए के। 10 नहीं, ये मान लो 20 लाख रुपए के हैं सर। इस पे डिविडेंड रेट है 10%। और आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर कन्वर्जन, वो आपको मिलेंगे 50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है सर, ओके। बेसिक अर्निंग पर शेयर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे 20 लाख रुपए के सर, हमारे पास डिविडेंड का रेट था 10%। और नंबर, अगर आज मैं इसको कन्वर्ट करता हूं सर, मान लो फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं, हमें मिलेंगे इसके 50,000 इक्विटी शेयर। एंड व्हेन वी कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, वो एक ही एजम्पशन लेता है कि मान लो, अज्यूम कर लो सारे के सारे आज ही कन्वर्ट हो गए, तो होगा क्या उससे, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों से आ रहा चला हुआ, होगा क्या, और मेरा जो बेसिक ईपीएस है 2 रुपीज पर शेयर। अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स रेट कितना है सर, मान लो टैक्स रेट है नहीं, टैक्स रेट है निल, 0 टैक्स रेट है। मुझे एक बात बताओ, इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस शेयर का प्रॉफिट के ऊपर, इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर, अगर मैं डीईपीएस कैलकुलेट करता हूं तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरा प्रॉफिट के ऊपर। सर 20 लाख रुपए के शेयर है सर, ये 10% का इंटरेस्ट, अगर ये आज इक्विटी होती तो मुझे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती प्रॉफिट के अंदर, एड बैक करना पड़ता, तो 2 लाख का मेरा प्रॉफिट के अंदर इंपैक्ट आ गया। हमको सर ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखना है, डिवाइड बाय, अगर ये मैं शेयर इक्विटी में कन्वर्ट करता हूं आज के आज, कितने शेयर मिलेंगे, 50,000 शेयर मिलेंगे। मुझे बताओ कितना इंपैक्ट पड़ा, कितनी इसकी अर्निंग पर शेयर आई, ईपीएस कितनी आई इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, ₹4 आई, ₹4 आई। अब मुझे बताओ ये डाइल्यूशन हो रहा है या एंटी डाइल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हमको चेक करना है इस बेसिक अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन के अंदर। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं आज के आज, तो सर ये एंटी डाइल्यूशन कर रही है, इट इज एंटी डाइल्यूशन। क्यों एंटी डाइल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, ये 4 रुपए इस 2 रुपए से ज्यादा है, या रिड्यूस इन लॉस पर शेयर, तो ये एंटी डाइल्यूशन है। अगर कोई भी किसी का भी इंपैक्ट एंटी डाइल्यूशन आया, हम उसको व्हाइल कैलकुलेटिंग डीईपीएस इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, फुल्ली इग्नोर करना पड़ेगा। एक रामबाण बताता हूं आपको तरीका, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैन नेवर बी मोर देन द बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये मूल मंत्र आप ध्यान रख लो। अगर किसी इंडिया कंप्लाइंट कंपनी के अंदर गलती से भी 0.01 भी डीईपीएस ज्यादा शो हुई और बेसिक कम शो हुई, आप वहां बोल देना कि तुम नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, ये इंडिया का कंप्लायंस ही नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लायंस नहीं। समझ आ गया, इट शुड बी डाइल्यूटिव, इट कैन नॉट बी एंटी डाइल्यूशन। ध्यान रखना, जो भी इंपैक्ट आएंगे आपको कंसीडर कर लेने हैं। सर समझ आया या नहीं समझ आया?
सर समझ आया या नहीं समझ आया, ये मैं जो बात आपसे बोल रहा हूं। राकेश सर हाँ बोल रहे हैं, बाकी रिस्पेक्टेड मेंबर्स कहां गए, समझ आया नहीं समझ आया? विनीत जी, अब मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं, आखिरी चीज पूछता हूं आपसे, चलो सर ठीक है। सर आप मुझे ये बात बोले, सर आप मुझे ये बात, आप मुझे सर एक बात समझा रहे हो या एक बात आप मुझसे कह रहे हो, बोल रहे हो, क्या बात बोल रहे हो? अभी आपको समझाता हूं। सर मान लो 1 अप्रैल 21 को इशूड 10%, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इट इज नॉन कंपल्सरी, कन्वर्टेबल, कन्वर्ट हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। एट एनी टाइम, एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 5 years, ये कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं 5 सालों के अंदर एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। होल्डर के पास ऑप्शन है सर, होल्डर के पास है ऑप्शन कि तू हर साल के एंड में अगर तेरे को लगता है कि तेरे को शेयर कन्वर्ट कराने हैं, तू काम करियो, लायबिलिटी को खत्म करके इक्विटी शेयर ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या बात कर रहा है, अब इसकी कन्वर्जन टर्म्स क्या है? कन्वर्जन टर्म्स ये हैं 5 साल, एक तो आ गया 1 अप्रैल 2022, ठीक है। एक आ गया नहीं 1 अप्रैल नहीं, 31 मार्च 2022, क्योंकि साल के एंड में ही वो लेगा ना शेयर, या वो ले सकता है 31 मार्च 2023 में, या वो 24 में, या 25 में, या 26 में। ये कन्वर्जन टर्म्स है। वो बोलता टर्म्स ये हैं कि पर प्रेफरेंस शेयर, ईच प्रेफरेंस शेयर के बदले आप अगर 31 मार्च 22 को कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 100 इक्विटी शेयर, ठीक है जी। अगर 31 मार्च 23 को कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 85, 24 को करते हो तो मिलेंगे 105, 25 को करते हो तो मिलेंगे 104, 26 को करते हो तो आपको मिलेंगे सर 100, फिर से 100 इक्विटी शेयर पर प्रेफरेंस शेयर। अब मुझे आपसे एक छोटी सी बात डालनी है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और ये शेयर पूरे साल आउटस्टैंडिंग है, ये वेटेड है, आपको इसकी डीईपीएस निकालनी है, तो उस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, क्या ऐड करोगे? सर मुझे यही सवाल पूछना है, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को कंसीडर करोगे? 100 को, 85 को, 105 को, 104 को, या 100 को? और आपने अभी तक 31 मार्च 22 की डेट में कन्वर्ट नहीं किया है। यू हैव नॉट कन्वर्टेड योर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। बताओ सर, बताओ सर, कोई जवाब है? ऐसी भी टर्म्स हो सकती है ना सर, आपको क्या लगा सिंपल सिंपल टर्म्स होंगी? नहीं सर, टर्म्स तो कुछ भी हो सकती हैं। इंडियस बोलता कि अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन एग्जिस्ट करते हो, अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन सर एग्जिस्ट करते हैं, मान लो ठीक है हमारे पास एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी कंपनी के लिए, उस होल्डर के लिए जो सबसे बेनिफिशियल होगा, इंडियस बोलता आपको वो वाला ही ऑप्शन एज्यूम करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द डीईपीएस। अब इसके अंदर सबसे अच्छा इसको ऑप्शन कौन सा लग रहा है, सबसे बेटर कौन सा इसको देगा, शेयर्स देगा? अगर वो 31 मार्च 24 पे करेगा 105 के अंदर, तो हमको कंसीडर कर लेना है 31 मार्च 2022 के अंदर डीईपीएस के अंदर शेयर्स में जो चीजें ऐड होंगी वो होंगी कितने? हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं
हमने इशू किए थे जी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, और अगर आज वो कन्वर्ट हो जाए 1 लाख के बदले मुझे मिलेंगे पर शेयर 105, तो इसको 105 से मल्टीप्लाई होगा 105 से। सर समझ आया ये वाला पॉइंट कि अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन टर्म्स हो। बताओ सर। सर हाँ या ना? चलो सर ये भी आपको बता दिया। अब आज का आखिरी एग्जाम्पल, फिर अपन लेक्चर को आज विराम देंगे। एक अच्छा सा आपको बताता हूं मैं, पार्टली पेड अप शेयर का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। सर मुझे बताओ, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्टली पेड अप शेयर का कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है जी 1 लाख रुपया, ठीक है, ओके, ठीक है जी, डन हो गया। कंपनी इशू 1 लाख शेयर having face value of ₹10 at ₹25, ठीक है। the holders of the equity shares paid only ₹12.5 per share till date. Calculate basic and diluted EPS। अब मुझे एक बात बताओ, ये केस है पार्टली पेड अप शेयर का केस है, इस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे। कहता सर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, उसने 10 रुपए का शेयर 25 रुपए के अंदर इशू कर दिया, और होल्डर्स ने अभी तक उसके सारे पैसे नहीं दिए सर, होल्डर्स ने अभी उसके सिर्फ 12.5 रुपए दिए हैं। तो उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इसमें इंडियस बोलता, सिंपल सी बात बोलता है, कहता बेसिक ईपीएस के अंदर, शेयर्स के अंदर आपको वो अमाउंट लेनी है जितना कंसीडरेशन जो था प्रोपोर्शनेट आपको रिसीव हो चुका है, जितना कंसीडरेशन आपको रिसीव हो चुका है आउट ऑफ टोटल कंसीडरेशन, उतने शेयर्स का आप ले लो प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जांपल, टोटल कंसीडरेशन कितना था सर? टोटल कंसीडरेशन कितना था सर? टोटल कंसीडरेशन था सर 25 रुपीज पर शेयर, 25 रुपीज, टोटल 25 था, आया कितना सर? हमें मिला 12.5 रुपए। तो बताओ कितने आपको परसेंट मिल गया? 50% कंसीडरेशन मिल चुका है। तो इंडियस बोलता जितना कंसीडरेशन का परसेंटेज आपको मिल चुका है, जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं जो पार्टली पेड अप हैं, उसको उतने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिक ईपीएस के अंदर आपका प्रॉफिट आ गया 1 लाख, और शेयर कितने आएंगे सर? 1 लाख शेयर थे इंटू 50% का आपका वो हो गया, ये आ गए 1 लाख प्रॉफिट डिवाइड बाय 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये बन जाएगा जी ₹2 पर शेयर आपकी आ गई बेसिक ईपीएस। डाइल्यूट के अंदर क्या होगा? डाइल्यूट के अंदर बोलता जितना कंसीडरेशन अभी तक पे नहीं किया है, जितना कंसीडरेशन अभी तक पे नहीं किया है, जितनी उसकी परसेंटेज है, उतनी परसेंटेज जितने नंबर ऑफ शेयर हैं जो पार्टली पेड अप हैं, उसको उस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो सर अब हम निकालते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट कितना? 1 लाख। बेसिक ईपीएस के शेयर कितने हैं? 50,000, वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस
DEPS के शेयर 1 लाख का 50%, क्योंकि 50% अभी तक कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है, वो DEPS के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये 1 लाख प्रॉफिट वेटेड एवरेज फिर से 1 लाख, क्योंकि ये पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग थे, ये आ गई ₹1 पर शेयर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सर आपको समझ आ गया ये वाला भी पार्टली पेड अप शेयर्स की आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। होपफुली सर मैंने इंडिया 33 के बहुत सारे ऐसे आपको एक्सपेक्ट बताए हैं, इतने मतलब टाइम मैंने ज्यादा, मैं सर ईपीएस सोच रहा था सर, अगर मुझे कोई बताए कि आपको पूरा ईपीएस समझाना है अच्छे से, तो मुझे कम से कम 5 या 6 घंटे चाहिए सर। आई नीड एटलीस्ट 5 to 6 hours टू कंप्लीटली एक्सप्लेन द अर्निंग पर शेयर, क्योंकि सर ऊपर से तो कोई भी आपको बता देगा कि ये प्रॉफिट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे काम कर लो, अपना ऐसा नहीं है सर। मैंने पूरी एफर्ट की, होपफुली आपको ये वाला इंडिया 33 समझ आ गया होगा। आया या नहीं समझ आया सर रिस्पेक्टेड मेंबर्स, ये वाला स्टैंडर्ड आपको? आई टोटली टेकन अप, मैंने पार्टली पेड अप शेयर बता दिया, मैंने अलग अलग कन्वर्जन टर्म्स आपको बता दी, एंटी डाइल्यूशन आपको बता दिया, बोनस शेयर्स के बारे में बता दिया, हर चीज के बारे में सर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं यहाँ पर। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कुछ है, आप, मेरा फोन नंबर है 870, मैं फिर भी लिख देता हूं सर, 870-818-7196, ये मेरा फोन नंबर है सर। आप मुझे कांटेक्ट करो, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए, हम सोल्व करने की पूरी कोशिश है करेंगे। तो कोई आपका फीडबैक, कोई डाउट आपका सर, आप मुझसे पूछ सकते हो अभी सर, कोई भी इंडिया का, नॉट पर्टिकुलर दिस, कोई भी इंडिया का। हो गया कार्तिक जी? ओके, हाँ जी हो गया। कंक्लूड करें फिर? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्यूए में ले लेंगे, अदरवाइज तो हम कंक्लूड करें फॉर द टाइम बिंग ना। या सर बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच कार्तिक जी। आज तो हमारे साथ महान हस्तियां चाहे राकेश सोनी जी और जोगेश बांका जी भी स्पेशली उड़ीसा से जुड़े हैं। मैं आपका अब स्वागत नहीं, अब तो मतलब क्या कहते हैं, फेयरवेल का टाइम हो गया कार्तिक जी का, क्योंकि आज हम ये सेशन एंड करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा सेशन था, कार्तिक जी ने जैसे कहा, हमने तो सोचा था 2 दिन में पार्ट 2 में 11 कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कितने हुए हैं कार्तिक जी? अब 3 हुए हैं जी, 2 या 3 हुए हैं, 8 फिर भी रह गए। अब मैं कोई पार्ट 3 नहीं अनाउंस करूंगा, क्योंकि मेंबरों का ना जो इंटरेस्ट है, लास्ट टाइम द रजिस्ट्रेशन वाज 1000, बट फिर भी हमारी जो अटेंडेंस थी जूम पे ऑनलाइन 250 और यूट्यूब पे भी मिला के 350 के लगभग थी। लेकिन ये 2 दिन की अटेंडेंस बहुत कम रही है। इससे लग रहा है कि जहाँ तो इंटरेस्ट नहीं रहा, जहाँ हमारा मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी अब जब भी हम लेके आएंगे इसको लाइक सेमिनार लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, कि हम 1 या 2 इंडेक्स ही कवर किया करेंगे विद स्पेसिफिकेशन की ये वाले ही कवर करने हैं, एंड दैट टू विल बी इन द काइंड ऑफ सेमिनार, नॉट एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स। और इसके रिगार्डिंग आपको जो रिकॉर्डिंग है इसकी अवेलेबल रहेगी कल तक, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे जो इसकी रिकॉर्डिंग है। अगर कार्तिक जी अलाउ करेंगे बाद में उनसे परमिशन लेके, तब हम कभी ओपन कर सकते हुए तो जरूर इसको ओपन फॉर पब्लिक करेंगे। फर्स्ट आई विल कंसल्ट विद द फैकल्टी कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं आपको अपडेट दे दूं कि हम बड़ी जल्दी, एक तो बैंक ऑडिट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि सेमिनार अब 2 नहीं तो 1 जरूर करेंगे। उसमें आई विल ट्राई कि अमरजीत चोपड़ा जी जहाँ अजय जैन जी को, इधर अमरजीत चोपड़ा जी और अजय जैन प्लस कुंतल बी शाह, इन दोनों का मिला के ही एक प्रोग्राम करेंगे अराउंड 25th, जब तक आपको कुछ क्लैरिटी भी हो जाएगी कि बैंक ऑडिट आए हैं नहीं आए, कितनों को आए हैं कितने को नहीं आए, जिनके नए नाम डलने हैं। और इसके अलावा गिरीश ऊर्जा जी के साथ, गुरु जी के साथ, जैसे ही बजट पास होता है 10-15 दिन में, आई होप सो कि 10-15 दिन में पास हो जाएगा, तो हम एक्सटेंसिव सेशन रखेंगे बजट के ऊपर कि जो प्रोविजंस पास हुई हैं, इट विल बी लाइक ए बजट सेमिनार, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन, जो भी अप्रूव्ड हुई है उसके रिगार्डिंग भी प्रोग्राम रखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमारे ये 2 प्रोग्राम है। और इसके थर्ड हम जीएसटी के ऊपर, इस बार मैं सोच रहा हूं कि बहुत बार मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स करा दिए जीएसटी के, इंडस्ट्री वाइज भी करवा दिया, टॉपिक वाइज भी करवा दिया, एवरीथिंग करवा दिया। अब एक्चुअली प्रैक्टिकली
जीएसटी में अभी जैसे दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं कि ऑडिट के केसेस भी लगने शुरू हो गए हैं, स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के भी, और SCN भी आने शुरू हो गए हैं कि जितने भी आपके ईयर वाइज जो सिक्योरिटी केसेस हैं। तो उसमें ना मैं 1 या 2 दिन का स्पेसिफिकली सेमिनार टाइप कोर्स करूंगा कि हाउ टू हैंडल शो कॉज नोटिसेस अंडर जीएसटी एज वेल एज ऑडिट। और उसमें हम एक ना डेमो शो कॉज नोटिस लेके उसका रिप्लाई कैसे देना है, अगर उसके बाद ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट उनकी ऑडिट में कैसे बननी है, ड्राफ्ट ऑडिट के बाद 30 डेज में आपने रिप्लाई देना है, देन दे विल गिव द फाइनल रिपोर्ट, फाइनल फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट। उसके बाद फिर शो कॉज नोटिस आएगा, शो कॉज नोटिस को आपने हैंडल करना है, देन उसके बाद देन अपील। तो उसके रिगार्डिंग ना एक मॉड्यूल बना रहा हूं कि जीएसटी में जिन्होंने प्रैक्टिशनर वे से कैसे उसको हैंडल करना है, इसके ऊपर भी हम आफ्टर बैंक ऑडिट होपफुली कोर्स लेके आएंगे। जब आपके बैंक ऑडिट खत्म हो जाएंगे 20-25 अप्रैल के लगभग, उसके बाद लेके आएंगे। तो विद दिस वर्ड्स आई एम रियली थैंकफुल टू कार्तिक जिंदल जी कि जिन्होंने इतना टाइम निकाला। चाहे संख्या मैं आपको तभी मेरा मन खुश नहीं हुआ कि बहुत कम है मतलब, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना टाइम पूरा दिया। इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदे 50 बैठे हैं कि 500 बैठे हैं। हालांकि आप यूट्यूब पे आज का दिन अटेंड कर पाएंगे, कल तक भी अटेंड कर पाएंगे। मैं कार्तिक जी से डिस्कस करके अगर हो सका तो इसको ओपन भी कर दूंगा अगर ये अलाउ करेंगे। और दूसरा कार्तिक जी वो बुक मेरे को भेज देना ताकि मैं लिंक अभी फर्स्ट जो आपने कमिट किया है कि उन्हीं को भेजूंगा जिन्होंने अटेंड किया है 2 दिन। हाँ वो उनमें से निकाल के उनको ईमेल कर दूंगा और अपना मैं उनको दे दूंगा लिंक ऑफ द गूगल ड्राइव, तो वो वहां से डाउनलोड कर लेंगे, जहां उनको मेल में ही भेज देंगे उतने पर्सन को ना बाई मेल ही भेज देंगे जो बुक है आपकी। तो काइंडली वो आप मेरे को ईमेल कर देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। With these words, thank you very much for staying connected with us. We will meet tomorrow next time on bank audit seminar, and I will announce the details meanwhile. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you ji, thank you Jindal ji. Thank you again, sir. Thank you. Thank you Kartik ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you Ashwini sir. Thank you जी, वेलकम सर। आप इतना एफर्ट्स लेते हैं मेंबर्स का नॉलेज अपडेशन के लिए, मतलब इट इज ओवरवेलमिंग सर, मतलब hats off to you, मतलब you take so much of time to update the members and you bring such knowledgeable and energetic speakers like Kartik. नहीं थैंक यू सर। ये तो मैंने एक्चुअली ना अपने लिए करवाया था कोर्स। मैं कहा यार वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया 2 कंपनियों में, कहीं टांग ना दें, हमें भी नॉलेज होनी चाहिए। वो पार्ट 1 तो मैंने पूरा अटेंड कर लिया, पार्ट 2 में ना इतना बिजी रहा कर ही नहीं पाया। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को सुनूंगा। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you.